नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर गुड। आज 8 जुलाई 2020 है। दिन की शुरुआत, डिस्कशन की शुरुआत करना चाहूँगा दलाई लामा के एक इंटरेस्टिंग कोट के साथ। वेयर इग्नोरेंस इज आवर मास्टर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ रियल पीस। यहाँ पर इग्नोरेंस का मतलब है जड़ता या फिर अज्ञानता। अगर कोई व्यक्ति किसी समाज में या फिर किसी देश में वहाँ की सरकार भी अगर जड़ता के साथ जुड़ी हुई है, अज्ञानता से भरी हुई है, तो उस देश में या फिर उस देश के साथ जुड़े हुए जो दूसरे देश हैं उसमें भी इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकती हैं। और फिर जो एक रियल पीस, एक जो शांति का वातावरण है, जो एक प्री रिक्विजिट है किसी भी समाज में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में भी अगर आप देखेंगे, अगर वो पीसफुल नहीं है, उनका जीवन हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर उनकी तरक्की जो है वो नहीं हो सकती। तो शांति यानी कि पीस जो है, ये एक प्रकार का एक फर्टाइल ग्राउंड है जिसके ऊपर आप ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही एक डीप मीनिंग वाला कोट दिया है यहाँ पर दलाई लामा साहब ने। डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। ये प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम्स को कवर करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। 10 जुलाई तक ईएमआई का ऑफर भी अवेलेबल है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ईएमआई ऑफर। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्रिप्शन कर लिया है चैनल का, तो जो बेल आइकॉन है उसके ऊपर भी एक क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी चैनल में पूरे दिन जो ऑसम वीडियोस अलग अलग फैकल्टीज़ के द्वारा बनाए जाते हैं, तो इनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के आर्टिकल्स को मैं एनालाइज कर रहा था तो देखने को मिला कि ज़्यादातर जियोपॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए आर्टिकल्स हैं। एनीवे, सबसे पहले बात करेंगे मोर साइबर रैटलिंग मोर आइसोलेशन। ये द हिंदू का एक आर्टिकल है। फॉर्मर डिप्लोमेट ने लिखा है ये आर्टिकल। इंडिया मस्ट स्टैंड अप फॉर तिब्बत। ये एक हिंदुस्तान टाइम्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। इथियोपिया एक अफ्रीका का देश है, तो इथियोपिया में जो एक ब्लडी मेहम, वहाँ पर खून खराबा जो हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। ये भी द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं। फिर द हिंदू का एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इंस्टेड ऑफ कीपिंग एन आई ऑन द न्यूक्लियर बॉल। और इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल है, ये कुवैत के साथ जुड़ा हुआ है। फिर न्यूज़ आइटम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं मोर साइबर रैटलिंग मोर आइसोलेशन। साइबर रैटलिंग, साइबर यानी कि एक प्रकार की जैसे तलवार को स्वॉर्ड कहते हैं, तो एक प्रकार की, नॉट एग्जैक्टली तलवार, लेकिन उसी प्रकार का एक हथियार जो है उसको साइबर कहते हैं। रैटलिंग यानी कि उसको, साइबर रैटलिंग यानी कि उसको यूज़ करना या फिर उसका उपयोग करना या फिर उसको उसके करतब दिखाना, फॉर एग्जांपल। एनीवे, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 2013 में फिलीपाइंस ने उनक्लोज में जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है। अब डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म कैसे काम करता है? मान लीजिए ए और बी दोनों देश हैं, और इनको ये जो सी हैं उसके साथ जुड़े हुए कोई इश्यू हैं दोनों के बीच में, तो फिर इन दोनों के बीच में एक डिस्कशन हो सकती है। अब अगर ए को लगता है कि बी उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, तो फिर वो उनक्लोज के तहत डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो यही किया फिलीपाइंस ने। ये जो फिलीपाइंस हैं, इनको इश्यू है चाइना से। चाइना एक लंबे टाइम से एक चीज़ बताते आया है कि उनकी 9 डैश लाइन है। 9 डैश लाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये वाली जो रेड लाइंस हैं, दिस वन, राइट, ये वाली जो लाइंस आप गिनेंगे इसको, तो 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको कहते हैं 9 डैश लाइन। ये चाइना की है। कुछ दिनों पहले जब हम इटालियन मरीन्स वाला केस डिस्कस कर रहे थे, तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि थोड़ी बहुत रिसर्च कर लीजिएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में। और आज जिन जिन स्टूडेंट्स ने उस दिन उस रिसर्च की होगी, तो उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है।
देखिए, अब देखिए यहाँ पर वियतनाम जो हैं उनका क्लेम कितना है, उनका ये पूरे पोर्शन के ऊपर वियतनाम क्लेम कर रहा है। फिलीपाइंस का क्लेम भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। ये जो एक नॉट एग्जैक्टली ब्लू लेकिन टर्कोइश टाइप एक लाइन जो है, कलर की लाइन, तो ये फिलीपाइंस का क्लेम है यहाँ पर। फिर मलेशिया का क्लेम है, ब्रुनई नाम का एक देश है छोटा सा, तो इनका भी क्लेम है। अब चाइना का जो यहाँ पर क्लेम है, चाइना लगभग पूरे साउथ चाइना सी के ऊपर अपना क्लेम जो है वो बताता है। चाइना ये कहते आया है कि ये 9 डैश लाइन जो है, या फिर ये जो पूरा एरिया जो 9 डैश लाइन कवर करती है, ये पूरा एरिया हिस्ट्री में चाइना के एक राजा के पास था, और आज भी चाइना का ही इसके ऊपर एक आप कह सकते हैं कि चाइना का ही इसके ऊपर एक प्रकार का कंट्रोल है। कंट्रोल के साथ साथ उनका राइट, उनका अधिकार, इस 9 डैश लाइन के रीजन के ऊपर सिर्फ चाइना का अधिकार है। ये केस उनक्लोज ने डिसाइड किया। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए द हेग ने ये कहा कि चाइना का ये जो 9 डैश लाइन वाला क्लेम है, इसका कोई भी ऐसा लीगल बेसिस नहीं है। इसने चाइना के इस 9 डैश क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। ये उन्होंने 12 जुलाई 2016 को, तो आज से 4 साल पहले, लगभग एग्जैक्टली 4 साल पहले, ऐसा एक उनका एक जजमेंट आया था पीसीए का। पीसीए ने यह भी बताया कि चाइना यहाँ पर ज़मीन हड़प रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इकोसिस्टम के लिए चाइना की एक्टिविटीज़ काफ़ी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। तो चाइना ने क्या पीसीए की बात मान ली, चाइना ने इस जजमेंट को रिजेक्ट कर दिया, नल एंड वॉइड कह दिया। चाइना ने यह बताया कि आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और आप लॉ का सहारा लेकर, कानून का सहारा लेकर चाइना का जो 9 डैश लाइन वाला जो क्लेम है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। चाइना ने यहाँ पर बहुत एग्रेशन भी दिखाया है। चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेट्रोलिंग करता है, राइट। पेट्रोलिंग इनफैक्ट उन्होंने बढ़ा दिया। चाइना की जो शिप्स हैं, कोस्टल शिप और नेवी शिप्स जो हैं, वो यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिव पेट्रोलिंग करती हैं। लाइव फायर एक्सरसाइज करते हैं। लाइव फायर यानी कि जो रियल बुलेट्स है, जो रियल हथियार हैं, एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल अपनी एक्सरसाइज में वो करते हैं। फिर जो दूसरे ऐसे देश हैं, फॉर एग्जांपल फिलीपाइंस, वियतनाम, तो इन सारे देशों की जो फिशिंग वेसल हैं, उनके मछुआरों की जो बोट्स होती हैं, तो उनके साथ जानबूझकर ये अपनी बड़ी बड़ी शिप्स को टकराते हैं, फिर एक्सीडेंट्स करते हैं, उनको डुबा देते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं साउथ चाइना सी में जिनके ऊपर मीन्स चाइना जो है उनका नाम बदल रहा है, चाइनीज़ नाम रख रहा है। यहाँ पर वो रनवेज बना रहे हैं, बंकर्स बना रहे हैं, ताकि एक अगर यहाँ पर कोई ऐसा मिलिट्री वॉर हो जाए तो चाइना एक लंबे टाइम तक यहाँ पर सर्वाइव कर सके। ये कर फिर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, ड्रिलिंग वेसल्स, ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज को भी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने लगा है चाइना। मैन मेड आइलैंड्स यहाँ पर बनाने लगा है, और यहाँ पर कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो उसमें से एक ये वाला है और एक ये है, राइट। ये दोनों कई बार न्यूज़ में रहते हैं। एक का नाम है स्प्राटली और दूसरा का है पारासल आइलैंड्स। तो ये दोनों आइलैंड्स जो हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। अगर आपको कोई एमसीक्यू पूछा जाता है कि ये पारासल और स्प्राटली ये आइलैंड्स किस समंदर में आपको देखने को मिलेंगे, देन यू शुड नो कि ये साउथ चाइना सी में है। ओके, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर से आपको प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब आप समझ लीजिए कि साउथ चाइना सी जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। यहाँ पर देखिए, ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन, ये इंडियन ओशियन है, राइट। दिस इज़ इंडियन ओशियन हियर, और यहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन है ये पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन को कनेक्ट करने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी है साउथ चाइना सी। इंडियन ओशियन में से आप ये वाला जो रास्ता है ये है स्ट्रेट ऑफ मलाका, तो यहाँ से फिर साउथ चाइना सी होकर फिर आप पैसिफिक ओशियन में एंटर होते हैं। इसी प्रकार से पैसिफिक ओशियन से इंडियन ओशियन आना है तो दिस इज़ द बेस्ट रूट। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी देखिए, एक तो ये ऐसा नहीं है कि अभी से इसका इस्तेमाल हो रहा है, मिडीवल समय से साउथ चाइना सी का इस्तेमाल हो रहा है ट्रेड के लिए। ख़ास करके भारत की बात करें तो भारत का बहुत सारा ट्रेड जो है वो यहाँ से, इस रीजन से आता है और यहाँ से ही दूसरी जगह पर भेजा जाता है। फिशरीज़ की बात करें तो यहाँ पर फिशरीज़ का भी रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा है। मिनरल डिपॉजिट्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं,
और हाइड्रोकार्बन्स यानी कि फ्यूल ऑयल का भी रिसोर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो ट्रेड, फिशरी, मिनरल, हाइड्रोकार्बन्स, ये चार चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से साउथ चाइना सी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। सरफेस लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि आसियान के जो 10 देश हैं, आसियान, ये रहा आसियान का लोगो आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि आसियान और चाइना जो है वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन रियलिटी में आसियान जो है वो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। चाइना पॉलिटिकल लेवल के, नॉट चाइना सॉरी, आसियान के जो देश हैं ये पॉलिटिकल लेवल के ऊपर नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ रिलेशनशिप काफ़ी बिल्ड कर रहे हैं। वियतनाम देश जो हैं, वियतनाम की हिस्ट्री में भी अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वियतनाम के यूएसएसआर के साथ डिफेंस रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे थे, और वियतनाम और रशिया के डिफेंस कोऑपरेशन और रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो वियतनाम को 6 किलो क्लास वाली जो एक सबमरीन्स होती हैं तो ये रशिया प्रोवाइड करता है। फ्रांस जो हैं वो स्टिल्थ शिप सिंगापुर को प्रोवाइड करने वाला है, इनफैक्ट प्रोवाइड कर दी हैं। जर्मनी जो हैं वो पेट्रोल बोट्स, ब्रुनई दारुसलाम नाम का जो देश है ब्रुनई, तो उनको प्रोवाइड कर रहा है। नेदरलैंड्स जो हैं ये कॉर्वेट्स प्रोवाइड कर रहा है इंडोनेशिया को। जापान इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड को अपग्रेड करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल, आपके लिए प्रश्न है कि ब्रह्मोस भारत ने किस देश के साथ मिलकर डेवलप की है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये आज के लिए आपका एक प्रश्न है। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो हैं, और ब्रह्मोस, दूसरा प्रश्न ये है कि ब्रह्मोस जो हैं इसका नाम कैसे, ये जो नाम है इसमें 2 रिवर्स के नाम है, तो वो दोनों रिवर्स के नाम भी कमेंट सेक्शन में आपको बताना। ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। ओके, इजी टू अंडरस्टैंड है ये क्वेश्चन, इजी टू आंसर भी है ये क्वेश्चन। ओके, तो इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया और फिलीपाइंस को बेचने वाला है, अर्ली स्टेज के ऊपर है डिस्कशन। इसके अलावा वियतनाम और थाईलैंड भी ऐसे देश हैं जो ब्रह्मोस को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ओवरऑल चाइना यहाँ पर इस रीजन में अकेला पड़ते जा रहा है। जापान, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, यूरोपियन कंट्रीज़ देखिए, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स, फिर यूएसए हैं। तो कितने सारे देश जो हैं वो यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चाइना जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर अकेला पड़ते जा रहा है, इसराइट। इंडोनेशिया का एक नांतुआ आइलैंड है, ये भी काफ़ी चर्चा में था, और फिलीपाइंस का जो वेस्ट फिलीपाइंस सी है यहाँ पर भी चाइना ने बहुत सारे ट्रबल्स क्रिएट किए थे। तो ये न्यूज़ में ये जो नांतुआ आइलैंड है ये न्यूज़ में था। तो ऐसे कोई मैच द फॉलोइंग टाइप आपको क्वेश्चन पूछा जाए, नांतुआ आइलैंड, और यहाँ पर देश के नाम हैं और आइलैंड्स के नाम हैं, तो मेक श्योर कि नांतुआ आइलैंड अगर पूछा जाए तो ये इंडोनेशिया के साथ है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्रीलिम्स में इस प्रकार का एक प्रश्न तो देखने को मिलता ही है। फिलीपाइंस का एक आइलैंड है, और ये भी नाम आपको ध्यान में रखना है कि ये फिलीपाइंस के साथ जुड़ा हुआ है, पाग आसा आइलैंड। ये आइलैंड का एक छोटा सा फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक बीचिंग रैंप इसको कहते हैं। ये रैंप जो है इसका इस्तेमाल आप यहाँ पर शिप्स को डॉक कर सकते हैं, फिर रनवे क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं फिलीपाइंस कर रहा है, अपनी शिप्स को डॉक भी कर रहा है, और आई थिंक एक फाइटर जेट भी उन्होंने यहाँ पर लैंड और टेक ऑफ किया था। फिलिपिनो C-130 लैंडेड ऑन इट्स रनवे, यस हियर वी गो। तो ये फिलिपिनो C-130 जो फाइटर जेट था वो इस रनवे के ऊपर लैंड भी किया गया था, और एक विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट किया है फिलीपाइंस ने यूएसए के साथ। तो ये फिलीपाइंस को एक प्रकार का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है, यूएसए का सपोर्ट मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि साउथ चाइना सी जो है वो मर्चेंडाइज हमारे गुड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू एंड फ्रॉम इंडिया यहाँ से सामान भेजा जाता है, मीन्स ये वाला रास्ता जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत को अपनी जो डिफेंस डिप्लोमेसी है, देखिए भारत के लिए पूरा ये रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भारत को अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस ये सारे देशों के साथ इंक्रीज़ करनी चाहिए। इन सारे देशों में जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हैं उन लोगों की मदद करना, अगर कोई डिज़ास्टर हो जाता है तो उनकी मदद करना, तो ये सारी चीज़ें, और जो मलाक्का स्ट्रेट है तो यहाँ पर जॉइंट पेट्रोलिंग करना, ये भी भारत को इंक्रीज़ कर देना चाहिए।
इसके साथ बहुत सारे देशों के साथ हमारी बहुत अच्छी पार्टनरशिप भी हैं, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडोनेशिया, यूएसए, वियतनाम, दूसरे देश जिनके साथ नहीं हैं जैसे कि मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, तो इनके साथ भी हमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करनी चाहिए। और हमारा जो अंडमान निकोबार कमांड है, ट्राई सर्विस कमांड, तो इसकी भी कैपेसिटी हमें इंक्रीज़ करनी चाहिए ताकि चाइना के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो। कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है, इंडिया मस्ट स्टैंड अप फॉर तिब्बत। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटो है, हम सब इनको जानते हैं। इनका नाम है हिज होलीनेस दलाई लामा। दलाई लामा जो हैं उनका बर्थडे 85th बर्थडे 6 जुलाई 2020 को हुआ। 85 ईयर्स के हो चुके हैं और अपने 85 ईयर्स के जीवन में 61 ईयर्स उन्होंने भारत देश में मेहमान के तौर पर, एक ट्रेजर्ड गेस्ट के तौर पर उन्होंने बिताए हैं। हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमारे देश के लिए, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए, और सिर्फ बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए नहीं, आई थिंक हर एक इंसान के लिए एक बहुत ही शांति का प्रतीक है दलाई लामा। गांधीयन ट्रेडिशन जो है हमारे देश की, नॉन वायलेंस, तो इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं दलाई लामा। और दलाई लामा पिछले 61 ईयर से हमारे देश में क्यों हैं? क्योंकि चाइना जो है, चाइना का टेरिटोरियल एग्रेशन का शिकार रहा है तिब्बत। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो देश हैं ये हैं तिब्बत। तिब्बत के वैसे देखा जाए तो 3 बड़े प्रोविंस हैं, स्टेट हैं, लेकिन आज का जो तिब्बत है, यानी कि चाइना ने जो तिब्बत अपने मीन्स इनकी ज़मीन, पूरा एक देश हड़प लिया है चाइना ने, तो इतना छोटा सा ही पोर्शन तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के तौर पर जाना जाता है। बाकी का रीजन जो है चाइना ने स्टेट के तौर पर बना लिया है। शायद कहीं ना कहीं भारत की भी गलती रही है कि एक वक्त था जब ये डिस्कशन हो रही थी टॉप लीडरशिप में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब के तिब्बत जो हैं उसको हम इंडिपेंडेंट घोषित कर दें और यहाँ तक हमारी आर्मी जो है उनको डिप्लॉय कर दें ताकि तिब्बत प्रोटेक्टेड हो जाए, कि तिब्बत के ऊपर कोई आक्रमण ना हो। लेकिन 1950s में ही, 50 में, आई थिंक इट इज़ प्रिसाइसली ऑन 1950 जब चाइना ने इसके ऊपर टेक ओवर कर लिया, और 1959 में तिब्बत से दलाई लामा जो हैं वो भारत आ गए। तिब्बत एक ऐसा देश है जो चाइना, नेपाल, लेट मी राइट इट डाउन हियर, मैं चाहता हूँ कि आप एटलास अपनी खोलें, मैप बुक, और उसमें इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें। तो चाइना है, इंडिया, नेपाल, फिर म्यांमार और भूटान, इतने देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है ये देश। लैंडलॉक्ड कंट्री है। और क्या आपको पता है कि अगर ये आज भी इंडिपेंडेंट देश होता तो एरिया वाइज, जियोग्राफी वाइज, ये दुनिया का 10th लार्जेस्ट देश होता। तो इतना बड़ा 10th लार्जेस्ट देश होता ये, तो इतनी बड़ी ज़मीन जो है वो चाइना ने अपने कंट्रोल में कर ली है। दलाई लामा ने हमारे देश में टेंजिबल और इनटेंजिबल तरीके से, टेंजिबल यानी कि दुनिया के कितने सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं, बुद्धिस्ट कंट्रीज़ यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे देशों से हर साल लाखों लोग भारत में बुद्धा सर्किट, बोध गया और दूसरी जो भी जगहें हैं बुद्धा के जीवन के साथ जुड़ी हुई, और ऐसा प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कि बुद्धा के साथ जुड़े हुए नीचे दिए गए लिस्ट में से बुद्धा के जीवन के साथ, गौतम बुद्धा के जीवन के साथ जुड़ी हुई जो जगहें हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए। तो ये आपको पता होनी चाहिए। हिस्ट्री की बुक्स जो NCERTs हैं उसमें से भी आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये सारी जगहों पर रिलीजियस टूरिज़्म के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप सोचिए कितने सारे लोगों की इनकम जो है वो जनरेट होती है इससे। सेकंड थिंग, इनटेंजिबल वेज, मेडिटेशन, राइट, फिर पीस, तो ये सारी चीज़ें जिसको हम टच नहीं कर सकते, ये क्वालिटेटिव चीज़ें हैं। भारत का सॉफ्ट पावर, राइट, कि भारत ने दलाई लामा को गेस्ट के तौर पर रखा है यहाँ पर कितने सालों से, और उनको प्रोटेक्ट भी किया है। तो ये जो तिब्बतन लोग हैं ये ऑप्रेस्ड कम्युनिटी, और दलाई लामा साहब जो हैं ये भी एक ऑप्रेस्ड कम्युनिटी का सिंबल हैं। पूरी दुनिया को इनसे सीखना चाहिए।
और रिलीजियस और स्पिरिचुअल आइकॉन भी हैं। भारत का जो एक इतिहास है, बुद्धिस्ट इतिहास, तो इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। आज तक भारत ने तिब्बत को लेकर इतना कोई बड़े स्टेटमेंट्स या फिर इतना कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया है, क्योंकि एक लंबे टाइम से हम यही सोच रहे थे कि चाइना नाराज़ हो जाएगा। लेकिन क्या कभी चाइना ने ये सोचा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला पोर्शन जो भारत का है, जो फिलहाल पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो वहाँ से उन्होंने ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया, तो भारत नाराज़ नहीं होगा इससे? तो कंसिस्टेंटली उन्होंने हमारा फ़ायदा उठाया है। तो अब दिस इज़ द राइट टाइम कि हम तिब्बत के बारे में बोले। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है। ऐसा नहीं है कि तिब्बत कार्ड यूज़ करके हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उससे भी एक डीप लेवल ये है कि तिब्बत जो हैं और दलाई लामा जो हैं, वो फ्रीडम और पीस का प्रतीक हैं, और भारत का ट्रेडिशन भी यही रहा है, फ्रीडम एंड पीस। तो अगर भारत के ऊपर नहीं लेकिन किसी दूसरे देश के ऊपर कोई देश ऐसे चढ़ाई कर रहा है, उनकी ज़मीन खींच रहा है, ऐसी सारी चीज़ें कर रहा है, उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उसके खिलाफ भारत को आवाज़ उठानी ही चाहिए, क्योंकि 200-300 साल तक हमारे साथ भी यही हुआ था। तो अब क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो हम उठा सकते हैं? एक ये है कि दलाई लामा साहब को भारत रत्न से नवाजा जाए। तिब्बत का जो अधिकार है उसके बारे में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर भारत आवाज़ उठाएं। फिर जो नई जनरेशन है तिब्बत की, जो नए एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ हम मिलकर काम करें, उनको सपोर्ट करें। जो अलग अलग तिब्बतन सेक्ट हैं जिनके कुछ ना कुछ इश्यूज़ यहाँ पर चलते रहते हैं, पेपर वर्क एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ों से उनको मुक्ति दी जाए। और दलाई लामा की जो एक विश है कि उनके बाद जो भी दलाई लामा घोषित किए जाते हैं, देखिए चाइना भी एक खुद अपनी तरफ से एक दलाई लामा को अपॉइंट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आई थिंक कर भी दिया है उन्होंने। तो वो जो एक कठपुतली की तरह, दलाई लामा इज लाइक ए पोस्ट, राइट? ये कोई एक व्यक्ति नहीं है सिर्फ, ये एक पोस्ट भी है। तो ये जो एक पपेट दलाई लामा चाइना इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको रिजेक्ट करना, और जो हिज होलीनेस दलाई लामा जो हमारे देश में रहते हैं, वो जो उनके जो सक्सेसर, उनके बाद जो भी इस जगह पर बैठेगा, इस पोस्ट के ऊपर बैठेगा, तो उनको सपोर्ट करना, ये भी भारत को करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हम उठा सकते हैं। फिर डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस आर्टिकल में कुछ मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये रहा इथियोपिया, जिबूटी, सोमालिया, इरिट्रिया, सूडान, केन्या, ये सारे देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करने वाला एक लैंड लॉक कंट्री है, अफ्रीका का देश है। अब वहाँ पर एक बहुत बड़े सिंगर थे इथियोपिया के, हकालू हुंडेसा। तो हकालू हुंडेसा जो हैं, उनका मर्डर किया गया, और फिर प्रोटेस्ट हुए वहाँ पर, और 80 जितने लोगों की मृत्यु हो गई इस प्रोटेस्ट में, उनको भी मार दिया गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, देखिए इथियोपिया का जो पॉलिटिक्स है वो आपको जानने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है आपकी एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन कई बार MCQ आपको पूछा जा सकता है ऐसा कि अलग अलग जो एथनिक कम्युनिटी हैं दुनिया के अलग अलग देशों की, जैसे कि मावरी जो हैं, तो वो न्यूजीलैंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसी प्रकार से ओरोमो एथनिक कम्युनिटी कहाँ की है, तो इथियोपिया की है। फिर वहाँ पर इथियोपिया में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है ओरोमो, लेकिन तिग्रायांस जो कम्युनिटी है उनकी पॉपुलेशन 6% है, लेकिन सबसे पावरफुल है ये, पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा पावर तिग्रायांस के पास है। और एक अम्हाराज हैं, अम्हाराज भी इथियोपिया के। तो ये 3 कम्युनिटी के नाम जो हैं वो आपको याद रखने हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ये भी इंडिया और चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। चाइना धीरे धीरे करके अपना जो न्यूक्लियर आर्सनल है, आर्सनल यानी कि जो उनका एक हथियार का जो पूरा ख़जाना है न्यूक्लियर वेपन्स का, तो ये मॉडर्नाइज कर रहा है, एक प्लान्ड तरीके से इसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। चाइना ने मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, मिर्व्स जिसको आप कह सकते हैं, तो मिर्व्स भी तैयार किए हैं, जिससे वो अमेरिका से आने वाली मिसाइल्स जो हैं उनसे अपने आप को बचा सकें। China's DF-31As, which are road
mobile intercontinental ballistic missiles are equipped with MIRVs and potent penetration aids। यानी कि ये जो DF-31A है ये एक प्रकार का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी करने वाला एक प्रकार का ट्रक है, राइट। रोड मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह पर आप इनको ले जा सकते हैं। तो ये भी इस प्रकार की मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है, ICBMs को लॉन्च कर सकता है। 2019 की बात करें तो 2019 में जितने भी न्यूक्लियर वेपन वाले देश हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स का अगर किसी ने टेस्ट किया है 2019 में तो वो है चाइना। चाइना का ये वाला जो रीजन है लॉप नूर नाम का रीजन है, तो इस रीजन में बहुत सारी टेस्ट उन्होंने कंडक्ट की हैं। एक तरफ USA और रशिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना जो है वो उसको इंक्रीज़ करते जा रहा है। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन के मुताबिक उनका जो रिपोर्ट है तो ये बताता है कि 2019 में चाइना के पास 290 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, 2020 में इनके पास हो गया 320। भारत के पास 150 हैं और पाकिस्तान के पास हैं 160। एक कोरला है, कोरला नाम की जगह है शिनजियान में, तो वहाँ पर कुछ उन्होंने ऐसी मिसाइल्स रखी है जो 4000 किलोमीटर की रेंज वाली हैं और भारत के किसी भी एरिया में वो हिट कर सकती है। और ऊपर से ग्लोबल टाइम्स का कहना ये है, मीन्स मोटिवेट कर रहा है ग्लोबल टाइम्स जो है ये चाइना की गवर्नमेंट का ही न्यूज़पेपर है, एक एजेंसी है, मीडिया एजेंसी। तो वो कहता है कि 1000 जितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स चाइना के पास होने चाहिए, तो ये सारे सिग्नल्स क्या दिखाते हैं, ये कुछ ना कुछ तो मैसेज हमें डिकोड करना ही चाहिए कि हमें भी तैयार रहना होगा, क्योंकि चाइना जिस प्रकार से न्यूक्लियर वेपन्स बनाते जा रहा है तो फिर इनका जो शेडो है, इनका जो शेडो यानी कि इनका एक प्रभाव जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से इंक्रीज होता जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, एंड ऑफ ए ड्रीम, ये कुवैत के साथ जुड़ा हुआ है, कुवैत और इंडिया। कुवैत के बारे में आपने आई थिंक एयरलिफ्ट नाम की एक फ़िल्म आई थी अक्षय कुमार की, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म थी, एक रियलिटी बेस्ड रियलिटी इंसिडेंट के ऊपर थी, वो जो सदाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर अटैक कर लिया और उसके बाद जो भी हुआ। एनीवे, तो ये रहा, ये देखिए ये दुनिया है और यहाँ पर एक छोटा सा देश है कुवैत, ये पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान, फिर ये वाला जो पोर्शन है ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और ये वाला पानी जो है ये है पर्शियन गल्फ, राइट। तो ये पर्शियन गल्फ में एक छोटा सा देश है कुवैत सिटी इसका कैपिटल है और कुवैत बे है यहाँ पर और दूसरे ऐसे छोटे बड़े शहर हैं। तो ऑफ कोर्स PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अब कुवैत जो हैं वो एक्सपाट्रिएट्स यानी कि बाहर से जो आने वाले लोग हैं जिनको हम कहते हैं इमिग्रेंट्स, तो ऐसे इमिग्रेंट्स की जो वर्कफोर्स हैं इसको कम करने के बारे में एक डिस्कशन चल रही है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग यानी कि एक वार्निंग है। वहाँ की जो नेशनल असेंबली है उसमें एक बिल टेबल किया गया है और इस बिल में ये है कि भारत से टोटल जो कुवैत की पॉपुलेशन है उसकी लेट्स से कि कुवैत की पॉपुलेशन अगर 100 है तो भारतीय लोग जो हैं ये 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ये बिल पास हो जाता है तो 8 लाख जितने भारत के लोग जो हैं उनको कुवैत छोड़कर भारत वापस आना पड़ेगा। एक और ऐसी चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है कि गल्फ़ के ये जो सारे देश हैं ये सारे देश अपने ह्यूमन कैपिटल को अपग्रेड करना चाहते हैं। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो यहाँ की स्थिति जो है इन देशों की हिस्ट्री में आप जाएंगे तो ये कोई इतने पैसे वाले देश नहीं थे, लेकिन 1960s और 70s में अलग अलग जगहों पर जो ऑयल यहाँ पर डिस्कवर हुआ तो बहुत सारा पैसा इन सारे देशों ने कमाया और यहाँ पर बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़, तो काम करने के लिए, जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में से, खास करके साउथ एशिया यानी कि श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे देशों से बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर गए, यहाँ के अलग अलग देशों में गए, जिसके बारे में आप जानते हैं। रेमिटेंस के बारे में भी हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं कि टोटल जो भारत को रेमिटेंस मिलता है उसमें से बहुत बड़ा चंक जो है वो हमें इन गल्फ़ कंट्रीज़ में से मिलता है। तो केरला से बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं और सिर्फ केरला नहीं, अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात के बहुत सारे लोग ओमान नाम का जो देश है तो वहाँ पर मस्कत फार्मेसी है, तो काफ़ी फेमस है मस्कत फार्मेसी गुजरात में। गुजरात के बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर काम करते हैं। तो ऐसे अलग अलग जगहों पर, कतार में आपको पंजाबी लोग भी मिलेंगे। तो हमारे देश के अलग अलग पॉकेट में से गल्फ़ की इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भारत के लोग।
अब ऑयल की सिचुएशन आप जानते हैं, ऑयल की प्राइस बहुत कम हुई है, तो वहाँ की जो सरकारें हैं, वहाँ की जो सल्तनत हैं, तो उनके पास अब पैसे जो हैं वो कम होने लगे हैं। फॉर टाइम बिंग खर्च बढ़ गया है, इनकम ज़ीरो या फिर लॉसेस बड़े बड़े हो रहे हैं, तो वहाँ की इकोनॉमी जो है वो हिल डुल चुकी है। और उसके ऊपर से हुआ या कोविड 19 की बात करें तो कोविड 19 के टाइम पर ही हमारे देश में कुछ 1.5 लाख जितने इंडियंस जो हैं ये गल्फ़ देशों से वापस हमारे देश में आए हैं, और उसमें से 50% जितने लोगों की तो जॉब्स भी चली गई है। केरला जैसा स्टेट जो है हमारा, तो केरला ने एक ड्रीम केरला नाम का प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है कि एनआरआईज जो वापस आ रहे हैं तो उनको उनकी देखभाल करना, वेलफेयर मेजर्स, ये सारी चीज़ें केरला जो है वो कर रहा है। तो रेमिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जॉब सिक्योरिटी या फिर जॉब के पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कुवैत में ये जो लॉ हैं तो इसकी इम्पैक्ट भारत के ऊपर काफ़ी हो सकती हैं। फिर कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने बताया है कि बीआरओ ने काफ़ी अच्छा काम किया है। बीआरओ और भारत सरकार जो है वो स्ट्रेटेजिक ऐसे रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स जो हैं इनका काम कंटिन्यू रखेगी। इंडिया और यूएसए ने ये रीअफर्म किया है कि इंडो पैसिफिक पूरा रीजन जो है तो ये ओपन रहें, फ्री रहें, इंक्लूसिव रहें, पीसफुल रहें, प्रॉस्परस रहें। तो इसको लेकर दोनों देश जो हैं वो काम करेंगे। इंडियन एयरफोर्स का एक अपर हैंड है। इंडियन एयरफोर्स जो है इसका एडवांटेज है एक्सपीरियंस का। ये डिफेंस के साथ साथ अटैक करने में भी इंडियन एयरफोर्स जो है वो काफ़ी काबिल हैं। यूएसए के स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री हिस्टोरियन हैं डॉक्टर एडवर्ड लुटवैक, और लुटवैक का कहना यह है कि जिस प्रकार से चाइना एग्रेसिव बिहेव करते गया है, तो चाइना ने बहुत सारे अपने दोस्त खो दिए हैं, और आज यूएसए के साथ, जो इंडिया के साथ है, यूएसए, जापान, इजराइल और दूसरे ऐसे देश। कोविड 19 की बात करें तो WHO का सिचुएशन रिपोर्ट रिलीज़ हुआ है, और इसमें पता चला है कि जो पर मिलियन 10 लाख में से अगर देखा जाए तो 10 लाख भारतीयों में से सिर्फ 505 लोगों को कोरोना वायरस हैं। ग्लोबल एवरेज जो है ये 1453 की हैं, तो इसमें काफ़ी मीन्स भारत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ मृत्यु दर की बात करें तो 10 लाख में से सिर्फ 14 लोगों की मृत्यु होती है, और ग्लोबल एवरेज है 68। इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकानी साहब ने यह बताया है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो चाइना के अल्टरनेटिव को ढूंढ रही हैं, और भारत को इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बताया है कि ये पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए 2.75 लाख हेक्टर एरिया को 11 अप्रैल सो फार सिंस 11 अप्रैल से लेकर आज तक इतने एरिया को लोकस्ट से बचाने की कोशिश की गई है। ये अलग अलग राज्य हैं, और राजस्थान को छोड़कर बाकी के राज्य में कोई ऐसा ख़ास नुकसान नहीं हुआ है। वर्ल्ड बैंक $400 मिलियन गंगा रिजुविनेशन, गंगा को बचाने के लिए पैसे जो हैं वो भारत सरकार को देने वाली हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।